नमस्ते। और आज हम पेपर सॉल्यूशन 12 करने वाले हैं, 12 नंबर। तो चलो आओ 12 नंबर पेपर का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी सूचना कि रीट का जो मैत्रेयी बैच है वो अच्छा शुरू हो चुका है 1 जुलाई से। और अगर आप सच में चाहते हो कि ये 6 महीने में हम एसएसटी बहुत अच्छे से कर ले और बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग कर ले, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए और आज ही किसको ज्वाइन करना चाहिए, हमारे मैत्रेयी बैच को। मैत्रेयी बैच में रीट एसएसटी जो है, रीट एसएसटी कंप्लीट मैं ही पढ़ा रही हूँ और अब तक मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर दिया है, वैदिक काल की शुरुआत कर दी है और भारतीय राज्य व्यवस्था से मैंने उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का जो है वो कंप्लीट कर दी है। संविधान निर्माण जो है उसको भी कंप्लीट करवा दिया है मैंने। और इसके अलावा मैंने मौलिक कर्तव्य भी क्या करा दिए हैं, कंप्लीट करा दिए हैं। तो ऑन एंड ऑन मैत्रेयी बैच में जो एसएसटी विषय है, जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है, उनको मैं अक्टूबर तक लगभग पूरा करा दूंगी और पूरी अच्छे से कंप्लीट करा दी जाएगी। उसके अलावा राजस्थान जीके, मनोविज्ञान और आईसीटी भी है। 100+ क्लासेस आपको देखने को मिलेगी और क्लासेस का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला है। एक एक जगह मैंने बताया है कि यहाँ पे बदलते हुए पैटर्न के अनुसार आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बदलते हुए पैटर्न के अनुसार क्रूशियल फैक्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ आपको मॉड देखने को मिलेगा और जो मुश्किल फैक्ट है संविधान निर्माण के, वो भी बहुत अच्छे से करा दिया है। ठीक है, तो 50+ ऑनलाइन टेस्ट हैं। जीके के नोट्स की आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी अगर आपको ये चाहिए, क्योंकि देर मत करना। रीट मेंस एक बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, क्योंकि पोस्टर्स की संख्या ज़्यादा है। तो आप 70 23 92 97 87 पर कॉल कीजिए और डाउनलोड कीजिए एनडीसी क्लासेस ऐप को। और वहाँ से जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको ये मैत्रेयी बैच जो है वो मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मैत्रेयी बैच को ज्वाइन करोगे, एसएसटी वाले लोग, और फिर क्या करोगे, इस मौके को पूरा का पूरा भुनाओगे और एसएसटी से मास्टर जी बन के रहोगे। फिर देखो गार्गी बैच। अब ये जो गार्गी बैच है ये हिंदी और जीके दोनों के लिए है। यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी रहने वाला है और इसमें सर आपको जीके पढ़ाएंगे, 100+ क्लासेस होगी, 50+ ऑनलाइन टेस्ट पेपर होंगे, हिंदी या पुस्तक का होम डिलीवरी बनेगा और जीके का नोट्स और पीडीएफ फ्री मिलेगा। अब यहाँ पे जो गार्गी बैच है इसके अंदर जो जीके है वो मैं और एनडीसी की टीम कंप्लीट कराएंगे, इधर भी जीके मैं और एनडीसी की टीम जो है वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं एसएसटी की क्लासेस ले रही हूँ, 2 टॉपिक एक साथ उठा रही हूँ। पहले मैंने इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था उठाया है, क्योंकि इतिहास बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है। तो मेरी कोशिश है कि पहले 1-1.5 महीने में इतिहास को कंप्लीट कर लिया जाए, ओल्ड से लेके न्यू तक, ताकि हमें बाद में आगे क्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। और भारतीय राज्य व्यवस्था से डर लगता है तो उसे भी जल्दी से क्या कर लिया जाए, कंप्लीट। फिर हम भूगोल पढ़ेंगे इतिहास के साथ और फिर अर्थव्यवस्था, ऐसे करके हम सारे सेक्शन को कंप्लीट करेंगे अक्टूबर तक। और फिर हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी सिर्फ रिवीजन करेंगे 1 शॉट पे। और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और रिवीजन का भी इस बार एकदम अलग तरीका, 1 to 1 तरीका। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, अभी रीट का टेस्ट पेपर शुरू हो गया है और ये अभी ज्वाइन करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब शुरुआत से ही टेस्ट पेपर का लोड लेना शुरू करोगे तो जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आप अपनी गलतियों को बारीकी से पता कर लेंगे, फिर उस पर काम करना भी साथ ही साथ शुरू कर दोगे। तो रीट की मेंस के लिए जो एसएसटी का टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू हो गया है। 10 टॉपिक वाइज इसमें माइनर टेस्ट होंगे और 3 संपूर्ण टेस्ट होंगे, ऐसे करके टोटल 13 टेस्ट होने हैं। कहाँ कहाँ होने हैं, बीकानेर में, सूरतगढ़ में, जयपुर में और जोधपुर में। रजिस्ट्रेशन का समय कौन सा है आपका, 9 से 4 PM तक। इसके लिए आपको कॉल करना होगा 7891000787 पर। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डाउनलोड करना होगा एनडीसी क्लासेस का ऐप। सेम रीट हिंदी का जो रीट हिंदी का जो मुख्य परीक्षा है उसका भी टेस्ट पेपर शुरू हो रहा है, उसके भी 13 टेस्ट होंगे, 10 टॉपिक वाइज और 3 संपूर्ण। ये भी बीकानेर, सूरतगढ़, जयपुर और जोधपुर शुरू हुई है। रजिस्ट्रेशन का टाइम 9 to 4 है और आपको कॉल करना है 7891000787 पर और डाउनलोड करना है एनडीसी क्लासेस ऐप। हाँ, अभी सेकंड ग्रेड का टेस्ट पेपर चल रहा है जिसका पहला टेस्ट सॉल्यूशन कल आएगा। 14 टेस्ट, 10 टॉपिक वाइज और 4 संपूर्ण। ठीक है, तो ये भी कहाँ चल रहे हैं, बीकानेर में, सूरतगढ़ में, जयपुर में, जोधपुर में और सीकर में।
ठीक है। और इधर है आपके प्रतिभा खोज परीक्षा, जो इस बार 3 सब्जेक्ट की होगी, हिंदी की भी होगी, सामाजिक की भी होगी और विज्ञान की भी होगी। ठीक है। और ये 11 शहरों में होनी है, जयपुर, सीकर, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, सूरतगढ़, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और नौहर। ठीक है। तो ये सारा का सारा सिस्टम, और ये सारा का सारा सिस्टम समझ लिया। अब पेपर पे चलते हैं। ठीक है। हाँ, अभी रीट के लिए डिमांड थी कि भाई हम जो साइंस वाले हैं उनके लिए हमें रीट का, राजस्थान का जीके और मनोविज्ञान का अलग से दो। तो ये 80 क्वेश्चन के मैटर के हिसाब से ये अलग से है, रिकॉर्डेड क्लासेस और टेसीज, रीट मेंस 2025-26। इसमें राजस्थान के जीके का कुछ हिस्सा जो है वो मैं पढ़ाऊंगी, कुछ एनडीसी की टीम पढ़ाएगी, और ऐसे करके कर देंगे कंप्लीट, और रिविजन भी कराएंगे। ठीक है, चले। चलो, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है। अभी नई के तड़के वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो कौन सी नहीं है? तो रामगढ़ वाली नहीं है। ठीक है। पंचपदरा, डीडवाना, लूणकरण सर, तीनों की तीनों खारे पानी की झील है। फिर देखो दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी? तो बेसिकली इसका आंसर तो आपको याद है, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है अमरचंद बाठिया। लेकिन मैंने बताया है कि अभी आरपीएससी मॉड के मूड में है, तो इसका मॉड याद रखना। इसका मॉड में क्या याद रखना कि जो ये अमरचंद बाठिया जी थे ना, इनका जन्म होता है बीकानेर में, लेकिन कमाई के लिए ये कहाँ चले जाएंगे? ग्वालियर चले जाएंगे। ठीक है। अब ग्वालियर में ये सिंधिया जो परिवार है, जो सिंधिया परिवार है उसका कोषाध्यक्ष संभालते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा, उसका क्या क्या संभालते हैं? कोषाध्यक्ष होते हैं ये। और जो खजाना ये 7 जून 1857 को, 7 जून 1857 को जो पैसे ये रानी लक्ष्मीबाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को देते हैं, वो इसी खजाने से निकाल के देते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सिंधिया के क्या होते हैं? कोषाध्यक्ष होते हैं। और गंगा जली के गुप्त खजाने, जो गंगा जली का गुप्त खजाना है, गंगा जली का गुप्त खजाना, उसी गुप्त खजाने में से ये पैसे निकाल के किसे दे देते हैं? ये पैसे निकाल के किसे देते हैं? रानी लक्ष्मीबाई को और तात्या टोपे को। तकरीबन कब देते हैं? 7 जून 1857 को। इसीलिए अमरचंद बाठिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं। क्लियर? चले आगे। चलो, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जहां हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन के चिन्ह एक साथ मिले, मतलब आपको ऐसा स्थल बताना है जहां पे उत्थान और पतन एक साथ हुआ है। तो ये जगह कौन सी है? ये है धौलावीरा। ठीक है। चलो, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? फिर अगेन कौन सा क्वेश्चन? नहीं के तड़के वाला। प्लस में इसमें आपको मॉड भी बताऊंगी। तो कौन से नहीं रहे हैं? बरकतुल्ला खान तो रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया भी रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे हैं, जयनारायण व्यास नहीं रहे हैं। तो हमारे आंसर में फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ है? सेकंड ऑप्शन में है। अब आपको जयनारायण व्यास के बारे में कुछ मॉड याद रखनी है, जो कि इस बार क्या उठ सकती है? पेपर में उठ सकती है। और दूसरा किसके बारे में याद करनी है? भैरव सिंह शेखावत के बारे में। देखो, जयनारायण व्यास के बारे में क्या याद रखना कि जब ये चुनाव लड़े थे पहली बार, तो ये जोधपुर और जालोर ए क्षेत्र, इन 2 जगह से चुनाव लड़े, फिर भी हार गए। तो फिर जब उपचुनाव हुआ तब ये किशनगढ़ से जीत कर आए, और किशनगढ़ से जीत के आए। फिर 31 अक्टूबर 1952 को टीकाराम पालीवाल ने त्यागपत्र दिया, और 1 नवंबर 1952 से इन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो ऑन एंड ऑन आपको ये याद रखना है कि ये अगस्त 1952 में उपचुनाव में जीतते हैं, और वो उपचुनाव की सीट कौन सी होती है? वो होती है किशनगढ़ अजमेर वाली। कौन सी होती है? किशनगढ़ अजमेर वाली। सिंपल। और फिर आपको क्या ध्यान रखना है? और फिर याद रखना है कि जब ये पहली बार असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ था, उस समय ये जोधपुर और जालोर क्षेत्र जो है वहां से खड़े हुए थे, पर हार गए थे। भैरव सिंह शेखावत 22 जून 1977, 22 जून 1977 को याद रखना। 22 जून 1977 को ये व्यक्ति राजस्थान के अंदर इतिहास लिखता है। इतिहास कैसे लिखता है? कि ये भैरव सिंह शेखावत जी पहली गैर कांग्रेसी सरकार के राजस्थान में क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। यही बात इन्हें दूसरों से अलग करती है।
और उस समय ये एमपी से जो एमपी होता है मध्य प्रदेश, वहाँ से ये राज्यसभा मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा मेंबर। तो जिस समय ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय ये राजस्थान की किसी भी सीट से कुछ नहीं लड़ते हैं। तो फिर ये फिर से उपचुनाव होगा, और इस बार जो उपचुनाव होगा, इस बार जो उपचुनाव होगा वो होगा 18 अक्टूबर 1977 को। तो ये भी याद रखना, 18 अक्टूबर 1977 को जो उपचुनाव होता है उसमें ये छबड़ा सीट, उस समय छबड़ा कोटा में होता है, आज छबड़ा बारा में है। आज छबड़ा कहाँ है? बारा में है। तो वहां से ये जीत के आते हैं। तो बेसिकली दोनों के विषय में दो दो चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि पहली जो हमारी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो बेसिकली कब बनी थी? 22 जून 1977 को। और उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह जी थे। पर भैरव सिंह जी उस समय जो थे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर थे। फिर उन्हें उपचुनाव करवाया गया 18 अक्टूबर 1977 को। 18 अक्टूबर 1977 भूलना मत भाइयों। तो 18 अक्टूबर और बहनों भी 1977 उस उपचुनाव में छबड़ा से लड़े थे। उस समय छबड़ा कोटा में था, लेकिन आज छबड़ा बारा में है। तो दोनों की बातें याद हो गई। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह को दक्षिण पश्चिमी मानसून के आरोही क्रम, मैंने देखा फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को आरोही और अवरोही क्रम में घुचपुच कर दी। तो याद रखो, पहले लिख दो, आरोही क्रम छोटे से बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है। आसान कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा इसका सही उत्तर है। तो देखो मैं बता रही हूं आपको, देखना है। अब देखो पहला, देखो पहले ऑप्शन को देखो, पहले में नागौर लिखा हुआ है। नागौर में पता है कितनी बारिश होती है? नागौर में आपके बहुत कम बारिश होती है, 31 सेंटीमीटर। दूसरा क्या लिखा हुआ है नागौर के बाद? धौलपुर। धौलपुर में बारिश अच्छी खासी होती है, पूर्वी राजस्थान का इलाका है, 74 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखो अजमेर, अजमेर में बारिश होती है 60 सेंटीमीटर। क्या ये अवरोही क्रम है? भाई बिल्कुल नहीं है। तो पहला आंसर नहीं होगा, इरेज कर दो। पर अब याद रखना, नागौर में 31 सेंटीमीटर, धौलपुर में 74 सेंटीमीटर, अजमेर से 60 सेंटीमीटर। इसका एक फायदा और होगा, आपको पता चल जाएगा कि 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नागौर से गुजरेगी, 70 सेंटीमीटर धौलपुर से गुजरेगी, अजमेर से 60 सेंटीमीटर गुजरेगी। ठीक। फिर देखो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है चूरू, है ना, चूरमा बनाने वाला चूरू। अब ये जो चूरू है इसके अंदर कितनी रेनफॉल है? इसके अंदर होती है 35 सेंटीमीटर। यार नागौर से ज्यादा हो रही है, कितनी बड़ी बात है। फिर देखो चूरू के बाद है बारा। बारा में अच्छी खासी होती है। बारा के अंदर जो बारिश है वो कितनी है? तकरीबन 87 सेंटीमीटर। और फिर होता है भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा में कितनी हो रही है? भीलवाड़ा में हो रही है 68 सेंटीमीटर। अब ये फिर से कौन सा क्रम नहीं है? अब आरोही क्रम नहीं है, तो इसको भी क्या कर दो? बाहर। अब याद रखना, चूरू में कितना बारिश कराओगे? 35 सेंटीमीटर। बारा में कितना कराओगे? 87 सेंटीमीटर। भीलवाड़ा में कितना कराओगे? 68 सेंटीमीटर। अजमेर और भीलवाड़ा ऊपर नीचे है ना, अजमेर में 60 और भीलवाड़ा में 68। फिर देखो आपका तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में पहला कौन सा है? जालोर भैया, है ना, पश्चिमी राजस्थान के ही हैं पहले तीनों, नागौर, चूरू और जालोर और जैसलमेर, पहले तीनों उसी के हैं। तो जो जालोर है उसमें कितना हो रहा है? उसमें हो रहा है 37 सेंटीमीटर बारिश। जालोर के बाद आपको कौन दे रखा है? जयपुर। जयपुर में कितनी होती है? तो जयपुर में हो रही है 56 सेंटीमीटर। ठीक। फिर दे रखा है आपको कोटा। कोटा में जयपुर से तो ज्यादा बारिश होगी, आपको पता है। कोटा में कितनी हो रही है? 73 सेंटीमीटर। ये जो परफेक्ट डाटा मैं बता रही हूँ, ये डाटा मैं आपको मई 2022 का जो एग्रोस्टेटिक है सरकार की, उसी से बता रही हूँ। मतलब ये डाटा सारा सरकार का ही है, तो आप ऑथेंटिक माने रिट भी लगा सकते हो। तो बिल्कुल सही है। तो अब देखो 37 सबसे छोटा, उससे बड़ा 56, 56 से बड़ा 73। मतलब ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है, छोटे से बड़ा है। कैसा है? छोटे से बड़ा है। तो अब तो हमारी बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले? क्योंकि आंसर तो यही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ में सबसे नीचे कौन है? जैसलमेर। अब यार जैसलमेर तो, बारिश और जैसलमेर की तो आपस में क्या नहीं होती? बनती नहीं है। तो जैसलमेर का कितना है? 18। फिर बांसवाड़ा का कितना है? 95। बांसवाड़ा में कितना बारिश होता है? 90 प्लस होता है। तो बांसवाड़ा में है 95 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपका राजसमंद। राजसमंद में कम होता है, बांसवाड़ा से कम होता है, और राजसमंद में बारिश है 56 सेंटीमीटर। तो अगेन ये भी क्या है? आरोही क्रम नहीं है, तो वो भी आंसर नहीं होगा। अब इतना करना पड़ेगा।
अब देखो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है, तो उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में बहेगी, सिंपल सी बात है, पलटेगी, और पलटेगी तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में पलट करेगी। फिर देखो यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए, तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को करेंगे, कोलकाता के। फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है एस राजीव, फोर्थ। ठीक है। फिर पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत है, तो देखो इसके लिए 75,000 करोड़ है। कितने हैं, सरकार का बजट कितना है, 75,000 करोड़ का है। 1 करोड़ घरों तक सरकार जो है वो क्या पहुंचाएगी, मुफ्त बिजली। इसके लिए सरकार कह रही है कि अगर आप 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट अपने घर की छत पे लगाते हो, क्या लगाते हो, प्लांट अपने घर की छत पर, तो सरकार 78,000 रुपए की क्या देती है आपको, सब्सिडी देती है। अब इसमें भी क्राइटेरिया है, इसमें भी क्या है, क्राइटेरिया है। और ये जो परियोजना है आपकी बेसिकली पीएम सूर्य घर, ये जो है 26-27 तक चलेगी। कब तक चलेगी, 2026-27 तक तो है ही है हर हालत में। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हो तो आपको मिलता है 30,000 रुपए का सब्सिडी। अगर आप 2 से 3 किलोवाट के बीच में हो तो आपको मिलता है 6,000 का सब्सिडी। अगर आप 3 किलोवाट या उससे अधिक का लगाते हो तब आपको मिलते हैं 78,000 रुपए का सब्सिडी। तो ये है हमारी, और कितने घर लिए हैं इसमें, तकरीबन 1 करोड़ घर। और ये लॉन्च हुई है आपके 29 फरवरी 2024 में। कब लॉन्च हुई है, फरवरी 2024 में लॉन्च हुई है ये। और फिलहाल प्लान है कि 2026-27 तक इसे एक बार कंप्लीट करना है। तो 75,000 करोड़ सही आंसर है। आगे चलें, चलो। हाँ अब देखो नदियां मैच करनी है, तो सोम और जाखम, तो उदयपुर। ठीक है। फिर है बूंदी, बूंदी में कौन सी होगी आपकी, भरतपुर मैच करते हैं, ए में थर्ड है। देखो पहले ए में थर्ड के पास पहुंचते हैं, ये रहा, ये रहा। पहले आसानी करते हैं, 2 को काट देते हैं, अब इनको तो देखना ही नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इन दोनों को तो अब क्या नहीं करना, देखना ही नहीं है। फिर देखो हमें क्या करना है, बी ऑप्शन बूंदी। बूंदी में कौन है, कुराल, बी में 4 होगा कुराल। तो ये रहा देखो बी में 4। अब देखो यहाँ पे भी बी में 4 है, मतलब गजब। भरतपुर में कौन है, रूपारेल और साबी, तो सी में फर्स्ट होगा। अब देखो यहाँ पे भी सी में फर्स्ट है, यहाँ पे सी में 2 है, तुमको तो बाहर भेज देंगे हम। तो मैं सही आंसर आ गया थर्ड। अलवर, अलवर में कौन है, गंभीरी और पार्वती, डी में क्या होगा, सेकंड। ठीक, चले आगे, चलो। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं का तड़का। तो देखो कायलाना झील बीकानेर में नहीं है, जोधपुर में है, यही गलत है। कोयलायत बीकानेर सही है, गैब सागर डूंगरपुर सही है, सिलिसेड अलवर सही है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन 100% मॉडिफिकेशन में जाएगा, 100% मॉड में जाएगा। अब देखना पूरा जाएगा मॉड में, कैसे जाएगा वो बताऊंगी। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं। पहले तो इसने पूछा है शहरी, और शहरी का मैक्स पूछा है और शहरी का मिन पूछा है, मतलब मिनिमम। तो शहरी में मैक्स है नागौर, कितना है 907। याद रखना है शहरी बाल लिंगानुपात मैक्सिमम नागौर में है, कितना है 907 है। फिर देखो मिनिमम कहाँ है, तो शहरी का मिनिमम है धौलपुर, और मिनिमम धौलपुर में कितना है 841 है। अब इसका मॉड देखो, अगर आपको कहे, और ये मॉड को अच्छे से सुनना, ठीक है, ताकि वहां पे याद रहे। अब मॉड में अच्छे से क्या सुनना कि 0 से 6 वर्ष का जो बाल लिंगानुपात है, उस बाल लिंगानुपात में अगर हम शहरी का एवरेज देखते हैं, औसत देखते हैं, तो वो औसत भी पता होना चाहिए कि वो कितना है। तो वो औसत कितना है, वो औसत है शहरी का आपके 874, 874 है। अब इसमें टॉप 3 याद रखने हैं और बॉटम 3 याद रखने हैं, टॉप 3 और बॉटम 3। टॉप 3 में कौन कौन है, देखो सबसे ऊपर है नागौर, जो कि आंसर में भी है, कितना है 906। दूसरे नंबर पे कौन है, हमारा प्यारा बीकानेर, और इसमें कितने हैं
सॉरी यहाँ पे 907 है नागौर में। बीकानेर में कितने हैं? 906। फिर बीकानेर के बाद कौन है? भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में कितना है? 904। तो देखो बहुत सिंपल है कि अगर आपको पूछे कि बाल लिंगानुपात शहरी का औसत कितना है तो कितना करोगे? सोचो, दिमाग को, आंखों को याद हुआ है क्या? 874। अब यही शहरी बाल लिंगानुपात का मैक्सिमम टॉप 3 देखो, तो मैक्सिमम टॉप 3 में सबसे ऊपर नागौर है। कितना है? दिमाग को याद कराओ, 907 है। फिर एक कम कर दो, 906 बीकानेर। फिर दो कम कर दो, 904 भीलवाड़ा। ठीक है, आप नागौर ना बा भी याद कर सकते हैं, ना बा भी। ठीक, फिर बॉटम 3 देखते हैं। बॉटम 3 में धौलपुर 841। ठीक, सबसे नीचे कौन? धौलपुर बॉटम में कितना है उसके पास? 841। उसके बाद गंगानगर, है ना, गंगानगर है उसके बाद, और गंगानगर में कितना है? 842, एक ही ज्यादा है उससे। और तीसरे नंबर पे कौन है बॉटम में? तो वो है दौसा। दौसा के पास कितना है? 847। तो हमने शहरी का मैक्स और शहरी का मिनिमम देख लिया है कि शहरी का मैक्स नागौर 907, फिर दूसरे नंबर पर बीकानेर 906, और उसके बाद तीसरे नंबर पे भीलवाड़ा 904। फिर हमने शहरी का मिनिमम देख लिया है, सबसे कम धौलपुर 841, उसके बाद कम गंगानगर 842, उसके बाद कम दौसा 847। अब ऐसे ही हम किसका देखेंगे? 0 से 6 ईयर्स में गांव का भी देखेंगे। तो अगर हम गांव का औसत लेते हैं बाल लिंगानुपात में, तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि गांव का औसत कितना है। तो गांव का औसत ज्यादा है, देखो 892 है, और ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब इसके भी हमें टॉप 3 देखने हैं और बॉटम 3 देखने हैं। गांव का भी टॉप 3, गांव का भी बॉटम 3। गांव के टॉप 3 के तो बहुत सिंपल है, बांस पर भील। तो देखो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में ही है। गांव का मैक्सिमम कितना है? 937। प्रतापगढ़ में एक कम, 936, और भीलवाड़ा में कितना है? 933। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं हम किस पे? मिनिमम में। मिनिमम में यानी कि बॉटम 3 में सबसे नीचे है झुंझुनू। सबसे नीचे कौन है? झुंझुनू। झुंझुनू में कितना है? 832। झुंझुनू में कितना है? 832। सीकर में कितना है? 843। करौली में कितना है? तो करौली में है आपके 850। तो देखो शहरी का औसत 874 है, गांव का औसत 862 में है। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अगर हम जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात की बात करें तो गांवों का औसत शहरों के औसत से अधिक है। स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि गांवों का कितना है? 892, शहरों का कितना है? 874 है। और इनके टॉप और बॉटम याद करना। गांव के टॉप 3 हैं बांस पर भील, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। बांसवाड़ा में 937, प्रतापगढ़ में 936, भीलवाड़ा में 933। जो बॉटम 3 है सबसे कम है झुंझुनू। इस बार आपको बांसवाड़ा और झुंझुनू पूछ सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम गांव का। तो झुंझुनू 832, सीकर 843 और करौली 850। ठीक, चलो। हाँ, रीट का गार्गी बैच हिंदी का ज्वाइन कीजिए, पेड है, रीट मेंस का है। जीके मैंने और एनडीसी की टीम ने पढ़ानी है। चलो आगे। हाँ, अब देखो सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बेसिकली जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है ना, उसके तहत है सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अब ये जो है ये आपके जल्दी से माल ढुलाई के लिए है, और ये 1316 किलोमीटर है। कितना है? 1316 किलोमीटर लंबा है टोटल, कुल लंबा इतना है। इसमें से 636 किलोमीटर राजस्थान से गुजरता है। और जो ये राजस्थान से गुजरता है ये हनुमानगढ़ से भी गुजरता है, ये गंगानगर से भी गुजरता है, बीकानेर से भी, जोधपुर से भी, बाड़मेर से भी और जालोर से भी गुजरता है। शुरू होता है सांगरिया पर राजस्थान में और खत्म होता है राजस्थान में सांचौर। तो सही आंसर क्या होगा? सभी 1 2 3 4 करेक्ट है। हाँ, फिर चौथा देखो, 14वां देखो। ठीक है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, बिल्कुल। कारण क्या है? कारण है राज्य में जलवायु का उच्चावचीय कारक में विविधता। ये बिल्कुल सही है, जनसंख्या का वितरण समान तभी होगा जब हमारे जलवायु कारक एक जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन हमारे जलवायु कारक जो हैं और जो हमारे उच्चावच है वो एक जैसे नहीं है, इसलिए हमारा जलवायु का वितरण असमान है। यानी कि कथन और कारण के बीच में रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो एस आर दोनों सही है, ए। फिर देखो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता है। चूना, पत्थर, जिप्सम और कोयला चाहिए। कच्चे माल के तौर पे क्या चाहिए? चूना, पत्थर चाहिए,
फिर आपको जिप्सम चाहिए और आपको कोयला चाहिए। ये तीनों मिलते हैं राजस्थान के अंदर, और इसी वजह से आप देखो 70 MMT, 70 मिलियन मीट्रिक टन, 70 MMT, 70.5 MMT के साथ उत्पादन के साथ सीमेंट के 23 कारखाने हैं। 23 कारखाने हैं राजस्थान के अंदर सीमेंट के, और राजस्थान जो है भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। 70 MMT, 70 MMT, 70 मिलियन मीट्रिक टन, इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमारे पास कच्चे माल की उपलब्धता है, हमारे पास चूना पत्थर है, हमारे पास जिप्सम है, हमारे पास कोयला है ना। चले, चलो फिर देखो, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? ब्राह्मणी बनास परियोजना। सिंपल। हाँ, 1000 मिली बार। यार ये 1000 मिली बार तो बहुत सिंपल है। तो 1000 मिली बार जो है वो कहाँ से गुजरती है आपके? तो वो गुजरती है आपके सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से और झालावाड़ से। चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? कालिका माता मंदिर, है ना, कालिका माता मंदिर था, फिर उसे तोड़ दिया गया था, फिर रीबिल्ड किया गया था और माता जी की मूर्ति लगाई गई थी। हाँ, अब देखो मिट्टी को मैच करना है। मरु मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो मरु नगर में मिलेगी, तो बेसिकली जैसलमेर में, तो ए में 4। अब रुक जाओ, ऐसे ही करना है, रुकना है। ए में 4 यहाँ है, यहाँ पे ए में 1 है, काट दो। यहाँ पे भी ए में 1 है, काट दो। अब ये दो ऑप्शन बचे हमारे सामने फॉर एक्यूरेसी। फिर जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी तो वहां मिलेगी ना जहाँ पे क्या होगा, आपके मैदानी क्षेत्र होगा। तो बी में फर्स्ट होगा जयपुर। तो यहाँ पे तो बी में थर्ड दे रखा है, यहाँ पे बी में फर्स्ट है, इसको काट दो। तो आंसर तो निकल गया कि फोर्थ है। अब लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो डूंगरपुर में। काली मिट्टी पठार पे मिलेगी तो बूंदी में। तो 4132, 4132 सही आंसर हो गया फोर्थ। क्लियर? चले, निम्नांकित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना है, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल करेक्ट। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनमें बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। बिल्कुल सही, तो ऑल आर करेक्ट, सारे सही है। हाँ, अब औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के कौन से जिले श्रेणी ए में आते हैं? तो कौन से हैं श्रेणी ए वाले? तो श्रेणी ए वाले हैं आपके उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। तो उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। 1 मिनट, फोन बज रहा है मेरा, फिर बात करते हैं आपसे। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आंसर लगा देते हैं, उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। फिर देखो, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले, तो जहाँ पे दक्कन का पठार है और चूना पत्थर मिलता है वही होंगे। तो बूंदी है, चित्तौड़ है, कोटा है, सिरोही है और उदयपुर है। तो फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, तो जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव है ना, वो यूएन के चार्टर में 377 के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? 377। अब ये जो 377 है, 377 जो है, 377 ये 1950 में आया था, 1950 के आसपास आया था। और इसमें सुरक्षा, इसमें यह कहा गया है कि जब सुरक्षा परिषद जो है वो फेल हो जाए युद्ध को रोकने में, तो जो महासभा है, यूएन की महासभा है, वो इमरजेंसी की बैठक बुला सकती है। जैसे देखो, अभी मेरे को बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब पे, पर फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ, कोई बुरा मत माने। जैसे अभी इजराइल ईरान लड़े, यार यूएन फेल हो गया ना, यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसका फेलियर ही तो है। भारत पाकिस्तान लड़े, रशिया यूक्रेन लड़े, हम क्या कहेंगे? इसे फेलियर कहेंगे। तो सुरक्षा परिषद फेल हुई है, तो महासभा को क्या बुलानी चाहिए? इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए कि बार बार ये कंट्रीज क्यों लड़ रही है, कोई सॉल्यूशन दो। पर कोई मतलब नहीं, बस लिख दिया चार्टर और फ्री किया। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव 377 है, 1950 में आया था, जो ये कहता है कि भाई जब भी सुरक्षा परिषद फेल हो जाएगी शांति को स्थापित करने में, तब यूएन महासभा को अधिकार है कि वो स्पेशल आपातकालीन बैठक बुलाए। ये प्लान कहलाता है ट्रमैन प्लान। ठीक, चले आगे। हाँ, सतत विकास गोल 2030 में कितने लक्ष्यों का चयन किया गया जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये बेसिकली 17 है।
फिर देखो घग्गर का मैदान स्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। फिर चले आगे। अजमेर में राजस्थान का विलय कब हुआ? 1956, इजी क्वेश्चन। फिर देखो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो चिश्ती। फिर देखो राठौड़ रतन सिंह महेश दासो त्रिवचनिका की रचना किसने की है? तो जग्गा खिड़िया ने की है, सिंपल क्वेश्चन। फिर हाँ, मैत्रेयी बैच, तो जिनको रीट एसएसटी निकालनी है और मुझसे पढ़ के सारा सिलेबस घोट के पी जाना है, बेसिकली मैंने ऐसा ही किया है और एक एक जगह बता दिया है। कंटेंट कंप्लीट एनसीईआरटी, नई पुरानी आरबीएसई बोर्ड की बुक्स और इग्नू एनआईओएस के नोट्स जो अभी बदलते हुए पैटर्न के अनुसार है और खुद तैयार किए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन करते वक्त ही बता दिया है स्टेटमेंट का क्वेश्चन कहाँ बनेगा, फैक्ट का क्वेश्चन कहाँ बनेगा, कहाँ हेरा फेरी की जाएगी, और याद भी करवा दिया है और कुछ कुछ टॉपिक कंप्लीट भी करा दिए हैं और प्लान ये है कि अक्टूबर तक पूरा कराना है। तो ध्यान रखें, जल्दी से ज्वाइन करें रीट एसएसटी के सामाजिक के बैच को, ताकि इस साल आप एसएसटी से मास्टर जी बन जाएं। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एनडीसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना होगा, 7023929787 पे कॉल करना होगा। ठीक। हाँ, जनगणना 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों के लिंगानुपात में कमी आई है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजसमंद और चूरू, एज इट इज आ जाएगा पेपर में। राजसमंद और चूरू में आई है। वैसे डूंगरपुर नहीं दे रखा, वरना डूंगरपुर भी होता अगर ऑप्शन में होता तो। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से। तो भूमंडलीय उष्मीकरण, जिसको आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। किसके नाम से? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। तो सही आंसर क्या होगा? थर्ड। फिर चलते हैं आगे। 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन, देखो रोज रिवॉल्यूशन जो है वो जॉर्जिया में शुरू हुई थी। जो जॉर्जिया के उस समय के राष्ट्रपति थे उसको उतार दिया था नीचे, नए राष्ट्रपति को बिठा दिया था। मिखाइल जो है वो नए राष्ट्रपति बने जॉर्जिया के। तो पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पे एक राष्ट्रपति को हटाया जो बदमाशी कर रहा था और दूसरे नए राष्ट्रपति जो कि मिखाइल थे उनको बिठाया गया। तो सही आंसर क्या होगा? जॉर्जिया। फिर देखो असुमेलित का चयन करो, कि जो गलत है उसे चूज करो। बिजोलिया नानजी और ठाकरी पटेल सही है। बेगू रूपाजी कृपाजी धाकड़ सही है। बूंदी नानक भील और देवीलाल गुर्जर। डाबी में मोतीलाल चौधरी और मथुरा दास नहीं है। यहाँ पे डाबी गोलीकांड है जिसमें नानक भील की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो सही में गलत है, फोर्थ। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम से प्राप्त औसत वर्षा के मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम, अब यही लिखो, बड़े से छोटा जाना है। कैसे जाना है? बड़े से छोटा, ताकि आप गलती नहीं करो, धीरज रखा करो थोड़ा। ठीक है, अब हमें लगाने हैं तो इसमें भी हम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो पिछला अप्लाई किया था। तो देखो धौलपुर में, पहला ऑप्शन देखो, धौलपुर में 74 सेंटीमीटर बारिश होती है, अलवर में 65 होती है ना? और झुंझुनू में कितनी होती है? झुंझुनू में कितनी होती है? 40। तो ये देखो, सबसे बड़ा 74, फिर 65, फिर 40, बिल्कुल मैच हो गया, आंसर तो मैच हो गया, पहले में निकल गया। तो ये तो होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 74 है, यहाँ पे 60 है, और अलवर में कितनी हो रही है? 65। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर देखो कोटा, झालावाड़ और उदयपुर, तो तीसरा बनाते हैं यहाँ पे कोटा। अब देखो कोटा में बारिश अच्छी खासी होती है, अभी पढ़ के आए हैं कोटा में कितनी बारिश होती है। तो कोटा में बारिश होती है आपके 73 सेंटीमीटर। कितनी है? 73। फिर देखो झालावाड़, झालावाड़ तो बारिश करने के मामले में चप्पर फाड़ है, और झालावाड़ की कितनी है? 84 सेंटीमीटर। और फिर है उदयपुर, उदयपुर में कोटा और झालावाड़ से कम होती है, तकरीबन कितनी? 64 सेंटीमीटर। तो अगेन ये अवरोही क्रम नहीं है, सबसे ज्यादा झालावाड़ है, उसके बाद कोटा आना चाहिए, उसके बाद उदयपुर आना चाहिए। तो थर्ड भी गलत और चौथा तो गलत ही है, अलवर धौलपुर झुंझुनू। अलवर में कितनी हो रही है? 65। धौलपुर में कितनी हो रही है? 74। तो हमारा आंसर तो सही आ गया, फर्स्ट। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं मिलती? तो BWHW मिलती है, CWG मिलती है, AWG मिलती है, BSHKW का कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाँ, निम्नांकित में से कौन से उपराष्ट्रपतियों को हमने निर्विरोध चुना है, जिनके लिए हमें कोई भी क्या नहीं करनी पड़ी? वोट काउंट नहीं करना पड़ा। तो ऐसे महान लोग हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, राधा कृष्णन और हिदायतुल्लाह। तो फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड आंसर हो जाएगा। फैक्ट का क्वेश्चन है,
आगे चलते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो कौन करता है उसके दायित्वों का निर्वहन? तो उसके दायित्वों का निर्वहन करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। ठीक, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का। फिर मेमंद आभूषण कहाँ पहनते हैं? सिर पे। आलिया भट्ट ने पहना था अभी। हाँ, अब देखो, निम्नांकित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो ये बात किसने बोली है भाई? जल्दी बताओ किसने बोली है? तो ये बोला है हटिंगटन ने। जो सैमुअल हटिंगटन है, उन्होंने ये बात बोली है। फिर देखो, भारत में निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति की वन शॉट में बताया भी था। हाँ, निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। भारत में वित्तीय सौतों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। गलत, इसे लगाती केंद्र सरकार है। इसको लगाती कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र की सरकार इसे लगाती है, लेकिन वसूल कौन करती है? राज्य सरकार। और विनियोजित भी कौन करती है? विनियोजित भी करती है आपके राज्य सरकार। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 268 आर्टिकल में। तो ये पहला हिस्सा गलत है, ये हिस्सा सही है। इसका विनियोजन संघ सरकार करती है, नहीं, इसका विनियोजन राज्य सरकार करती है। तो सेकंड भी रॉन्ग है। कौन से सही हैं? दोनों में से कोई नहीं। खत्म, चलो। अरे हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, दिख रहा होगा, ये देखो। अभी आरपीएससी ये भी तो करती है। ये 30 मार्च होगा। क्या होगा? 30 मार्च। यहाँ लिखा क्या है? 30 मई। गलत है, थर्ड। फिर देखो, इस सभ्यता के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। क्या बात है। जो लाल भूरे रंग के थे, उच्च कोटि के चावल का उत्पादन, यही लिखा हुआ है, यही सबसे बड़ा हिंट है। उच्च कोटि के चावल का उत्पादन, चूल्हे भट्टी के आकार के मिले हैं, मतलब बड़े हैं, और 6 चूल्हे हैं। कितने मिले हैं? 6। तो फिर तो पूछने की बात ही नहीं। ये कौन है? आहड़ है। बिजोलिया शिलालेख 1170 है ना, सोमेश्वर चौहान के टाइम, जो कि आपको चौहान वंश के बारे में बताता है। बिजोलिया भीलवाड़ा में लिखा है। तो बिजोलिया शिलालेख का संबंध किससे है? चौहान डायनेस्टी से है, जिसमें कहा गया है ना, सांभर जो है वो इनकी वासुदेव चाहमान पुरुष था, इनका मूल पुरुष था। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसंख्यांकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो यह है 1921। ग्रेट बैरियर रीफ, मैंने भूगोल के जब सॉल्यूशन कराए थे एमसीक्यू, उसमें कितनी बार बना के दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर है, तो पूर्वी तट के सहारे है ऑस्ट्रेलिया के। सेकंड, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो कौन सा राष्ट्रीय आय? एनडीपी नहीं, एट फैक्टर कॉस्ट नहीं, एनएनपी एट एमपी नहीं, एनडीपी नहीं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। डी सही आंसर है। फिर देखो, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य संबंधी योजना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आशा सहयोगिनी है, आयुष्मान भारत है, जननी एक्सप्रेस है, लेकिन भामाशाह योजना नहीं है। फोर्थ आ गया फिर से रीट वाला बैच, मैत्रेयी बैच। देखो, आप क्वेरीज डालते हो कि मैडम आप रीट यूट्यूब पे पढ़ाओ। अभी पहले यूट्यूब पे पेपर सॉल्यूशन होंगे, फिर सेकंड ग्रेड की क्लास पहले चलेगी यूट्यूब पे, जो टफ टॉपिक है उनकी। रीट फिलहाल मेंस एसएसटी जो है वो पेड कोर्स ही चलेगा, और वो चलेगा ऐप में। इसलिए चलेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम हम सेपरेट ऐप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बैच बनाओ। तो वही किया है। तो जिसको लगना है मास्टर जी एसएसटी से, तो जरूर आज के आज ज्वाइन करना है। कौन सा बैच? मैत्रेयी बैच, ठीक है। वरना फिर लेट करोगे तो तब तक मैं तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। फिर कोई नहीं, रिकॉर्डिंग्स तो रहेगी, अच्छे से पढ़ लेना फिर उससे। और नोट्स पूरे तरीके से अपडेट कर दिए हैं, अच्छे तरीके से, और हाथ से अपडेट किए हैं। धीरे धीरे सब कुछ अपलोड हो जाएगा। हाँ, अब देखो 48, ठीक है। 48 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आय अंतिम, लास्ट, वही है। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से मूल्य ह्रास करना पड़ता है, ये भी सही है। तो कौन से सही है? दोनों, 1 और 2। फिर देखो, चयनित गांव में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ
लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए कौन सी योजना है? तो कौन सी योजना है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सारा पैकेज मिलेगा? तो वो जो पैकेज वाली योजना है वो है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। ठीक है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी है। ज्यादा बारिश से मिट्टी कटती है, वनों की कटाव से भी कटती है, पशु ज्यादा खा लेते हैं, घास अतिचारण से भी कटती है, और ज्यादा खेती से भी उखड़ के बाहर आ जाती है। तो सारे हैं 1 2 3 4 ऑल। अभी मैत्रेयी बैच और गार्गी बैच। ठीक है, चलो। हाँ, असत्य कथन का चयन करना है। अब करो यार असत्य कथन का चयन। जब तक मैं क्या पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ। अब देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, अगर आंखें खोलोगे ना तो आपको साफ दिखेगा कहाँ गड़बड़ है। देखो जनसंख्या 5 लाख, कुछ ऑड नहीं लग रहा कि जनसंख्या 5 लाख थोड़ी ना थी। जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख, है ना? 10 लाख के आसपास थी जनसंख्या। अरे क्या हो गया पेन को? सुबह से चल रहा है इसलिए ड्रामा कर रहा है। 10 लाख या इससे अधिक होनी चाहिए। तो असत्य कथन यही है। रियासती विभाग के अनुसार जिनकी आय 1 करोड़ रुपया वार्षिक है वो अस्तित्व रख सकती है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने को कहा था। ये भी सही है, तो फोर्थ गलत है। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आदमी कौन रहा है? एक ही व्यक्ति है। वो कौन है? टीकाराम पालीवाल। फिर देखो शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। पानी पी लेते हैं तब तक। आप मुझे ये बताओ 54। हाँ 54 देखो। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर मूडी मैन। ठीक है। फिर मिर्जा राजा जयसिंह के विषय में यहाँ पे मुझे थोड़ा करेक्शन करने दो, फिर अपन देखते हैं। हाँ हो गया करेक्शन। अब देखते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कच्छावा वंश के जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के सैनिक दायित्व निभाए। बिल्कुल करेक्ट। एकमात्र राजा जो 3 मुगलों का काल देखता है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये करेक्ट है। 1621 से 1667 तक रहा, ये भी करेक्ट है। जहांगीर ने सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पे भेजा था, ये भी सही है। शाहजहां ने 1639 में, ये फैक्ट के साथ हेरफेर, अभी आरपीएससी यही करती है वर्तमान में, 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, 1639 नहीं था। दारा ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, ये भी गलत है। औरंगजेब ने भेजा था, दारा राजा ही नहीं बना था, लड़ाई कर लिए थे, है ना, औरंगजेब। तो असंगत कौन है? तो 4 और 5 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। करेक्ट। चलें आगे। चलो। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। किस किसान नेता ने दूधवा खरा में अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई? तो ये है हनुमान सिंह। फिर देखो निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है, बिल्कुल करेक्ट। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, ये भी सही है। नागौरी उच्च भूमि, लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है, ये भी करेक्ट है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिज, ना सारे प्रकार के खनिज नहीं मिलते अरावली की श्रेणियों में। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अब आपका सही कथन कौन सा हुआ? 58 का। तो सही कथन 58 का कौन सा है? 58 का सही कथन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये सभी की वजह से क्लोज हो गया है। निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? मतलब कौन से ऐसी पोस्ट है जिस पर हमें एक बोर्ड चाहिए? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के लिए चाहिए, डिप्टी गवर्नर के लिए भी चाहिए, रेल बोर्ड के अध्यक्ष के लिए भी चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों होगा। फिर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन नहीं किया ना, जल्दी जाओ ऑफलाइन ज्वाइन करो। और ऑफलाइन कहाँ कहाँ ज्वाइन करोगे आप? बीकानेर, सूरतगढ़, जयपुर, जोधपुर और सीकर। ठीक है, चलें आगे। कांजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। अच्छा लगता है ना हिपोपोटामस। फिर देखो नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन करो। करो 61।
61 क्या है? 61 कह रहा है चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, बिल्कुल है। चेन्नई में लौटते हुए मानसून से अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही। चेन्नई में बारिश ही सर्दी में होती है। तो एक और दो दोनों सही है। राजस्थान, हाँ, चेन्नई में जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, ठीक है, जो हवाएं नीचे उतर के आती है, फिर बंगाल की खाड़ी से लेती है, फिर कोरोमंडल को से टकराती है। अब देखो, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की प्रारंभ की गई नवीनतम योजना है। तो नवीनतम तो एम पावर है, एम पावर, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट। ठीक, चलो। निम्न में से कौन सा पठारों का पश्चिम से पूर्व, अब देखो पश्चिम से पूर्व देखा है ना, इधर की तरफ देखो, बुराट का पठार पूर्व में है या हाड़ौती का पठार पूर्व में है, अगर ये पकड़ लिया तो आपका आंसर निकल ही जाएगा। तो ये तो बता है कि बुराट का पठार पूर्व में नहीं है, तो इन्हीं दो ऑप्शन पे आपको क्या लगाना है? दिमाग लगाना है, ऐसे कट कट करते हुए जाना है। अब देखो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है ऊपरमाल, यहाँ पे लिखा हुआ है लसाड़िया। अब रुको, लसाड़िया का पठार कहाँ है? जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा है, अभी सलूम्बर में है, लेकिन उस वक्त कहाँ था? उदयपुर में। तो उदयपुर में है तो एकदम पूर्व में नहीं हो सकता, क्योंकि उदयपुर के आगे भीलवाड़ा है, और भीलवाड़ा और बूंदी के पास कौन सा पठार है? ऊपरमाल। तो ये भी गया, तो ये सही है, तो आंसर आ गया। तो देखो, सबसे पश्चिम में भोराट, फिर लसाड़िया, फिर ऊपरमाल, फिर हाड़ौती। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये तो ज्योग्राफी का सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसने दक्षिण पूर्वी पूछा है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर कैसे आ गया टाइप होकर? सवाई माधोपुर आना तो नहीं चाहिए था, पर कोई नहीं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। फिर देखो, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल। एक्स्ट्रा चार्ज है राजस्थान के राज्यपाल के। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो ये थी अंजना देवी चौधरानी। फिर मेवाड़ के शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो टीका दौड़ के रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने बनाने की योजना बनाई, बिल्कुल करेक्ट। पहली मुगल चौकी मांडल थी, नहीं। इस अभियान में 58,000 रुपए प्राप्त हुए, नहीं। सही कूट का चयन कीजिए, केवल एक, ठीक है। अब रीट मुख्य परीक्षा हिंदी का टेस्ट सीरीज 13 टेस्ट होने वाले हैं, और ये 4 जगह चल रही है, अभी शुरू हो गई है 6 जुलाई से, बीकानेर, सूरतगढ़, जयपुर और जोधपुर। तो हिंदी का मास्टर जी बनना है तो अभी से ज्वाइन कर लो, फिर बाद में सही रहेगा। हाँ, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय 1822 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? बताओ, मेरवाड़ा बटालियन का पूरा कैसा क्वेश्चन है ये? इजी क्वेश्चन है, मेरवाड़ा बटालियन है, ये ध्यान रखना। तो अजमेर और ब्यावर दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पे गलती मत कर लेना अजमेर और ब्यावर को देख के। तो सही आंसर क्या होगा? ब्यावर, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो देखो, सुदर्शनगढ़ किसका दूसरा नाम है? तो ये दूसरा नाम है आपके नाहरगढ़ का। नौलखा दरवाजा कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो किसका है नौलखा दरवाजा? यार, नौलखा तो हार होता है, पर यहाँ पे दरवाजा भी ठीक है, रणथंबोर है ना, रणथंबोर का। मेवात विकास कार्यक्रम 1984 अलवर और भरतपुर के पिछड़े इलाकों के लिए, तो ये 2 के लिए है, और ये विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम है। फिर देखो, निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा राजस्थान के जयपुर शहर के पास पड़ता है? तो हमारे तो पास पड़ता है कांडला पोर्ट। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? इजी क्वेश्चन है, किसके साथ लगती है हमारी? बांग्लादेश, 4000 के आसपास, है ना, पहले पढ़ चुके हैं ये तो। फिर देखो हाँ, अब यहाँ से मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 90 नंबर क्वेश्चन से तकरीबन आपके कौन से आ रहे हैं क्वेश्चन? और 73 के बाद सीधा 90 नंबर क्वेश्चन, ये तो गजब काम हो गया आज। हाँ, 73 के बाद सीधा 90, बीच की सीरीज गायब, ऐसा क्यों भाई? बीच की पूरी सीरीज गायब हो गई है। चलो, कोई नहीं, 1 मिनट, मैं अभी आपसे वापस मिलती हूँ। 2 मिनट, 2 मिनट दीजिए।
तो अब हम देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन से। बीच में कुछ बहुत इमरजेंसी आ गई थी तो उसे सही किया है। अब चलो हम 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो 74 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सरकारी और निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत शामिल है। तो 74 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है, आयुष्मान भारत योजना। ठीक, आगे चले। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। तो कालीसोत 12, भीमताल झालावाड़, आनंद सागर बांसवाड़ा, छापरवाड़ा टोंक। तो बताओ कौन सा झील और जिला जो है वो आपका कंप्लीटली सही मैच्ड है। तो देखो कौन सा सही मैच है। तो सही मैच में देखो कालीसोत और 12 सही है, आनंद सागर और बांसवाड़ा सही है, भीमताल झालावाड़ और छापरवाड़ा टोक जो है ये गलत है। तो सही कोट कूट कौन सा हुआ, ए और सी। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जहां पे राष्ट्रपति की वर्डिंग जो है वो गलत है। वो आर्टिकल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, अगर इसी तरीके का ऐसा ही, तो उसको छोड़ आना। लेकिन अगर यही ऑप्शन के साथ ऐसा ही रिपीट हो जाए, कंप्लीट का कंप्लीट, तो फिर अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे 304 ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना जिसमें वो अपनी माँ का नाम पूछते हैं जो कि हमें पता नहीं है, हमें हमारी माँ का पता है या हमारे आसपास के लोगों की माँ का नाम पता है, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन जब एग्जामिनर पूछता है कि तुम ये बताओ मेरी माँ का नाम क्या है, तो उससे बोलना हाथ जोड़े, अगर हमने तुम्हारी माँ का नाम पता करना शुरू कर दिया तो हमारी लंका लग जाएगी, तो हम इसे छोड़ेंगे, तो ये क्विट करना है। लेकिन अगर ऐसा ही दिया जाए बिल्कुल सेम टू सेम, तो फिर याद रखना 304 ख राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं है, पूर्व अनुमति है। फिर देखो किसी समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समर्थन के साथ संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा कमेटी है, ऐसा है राजा मन्नार कमेटी। ठीक, चलो। फिर देखो महान सीमा भ्रंश पृथक करता है, 78 महान सीमा भ्रंश पृथक करता है शिवालिक से लघु हिमालय को। क्लियर। फिर देखो आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इजी क्वेश्चन। चलो, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ये 315 है, तो 315। हाँ, अब 81 से आपके जो क्वेश्चन हैं वो किसके हैं, साइकोलॉजी के हैं, और यहाँ मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो 81 देखो, जिनकी बुद्धि 25 से 50 तक होती है, कैसी श्रेणी के बालक हैं वो, मूढ़ श्रेणी के बालक हैं। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ों के संवेगों के बारे में सही नहीं है। 82, तो बालक और प्रौढ़ों के संवेगों के बारे में सही नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है, ये जो पहला स्टेटमेंट है यही इसके बारे में क्या है, गलत है। तो देख लेना ढंग से इसको। फिर देखो अगला, वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना, वर्गीकरण द्वारा समझाना, यह क्षमता किस अवस्था में विकसित की होती है। तो ये कौन सी अवस्था है, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर देखो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है। तो कौन है वो जिसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, तो रॉस ने कहा है। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, 85। तो कौन सा कथन सही नहीं है कि वृद्धि और विकास पर्यायवाची है, ये गलत है। फिर देखो एक बालक जो किसी एक विशेषता या लक्षण में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरीके का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। आनुवंशिकी के, वातावरण के, आनुवंशिकी और वातावरण के, आनुवंशिकी, वातावरण और परिपक्वता के। तो 86 का सही आंसर क्या होगा, तो 86 का सही आंसर होगा आनुवंशिकी के।
बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? 87 का प्रक्षेपण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्रक्षेपण। फिर मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए कौन सी काम करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना। फर्स्ट, उनको मॉडल बना के देना पड़ता है। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? 89, तो मस्तिष्क उद्दीलन। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। क्या कहा है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में? ये बताना है आपको कि वाइगोत्स्की महोत्सव ने क्या बोला है। तो उन्होंने बोला है यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, बी। फिर देखो, नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुंह खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं? 91, तो रूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रूटिंग। फिर प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाता है अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, अवसरों की प्रतिकूलता जब होती है ना तब छात्र अपराधी बनता है, और किशोरों में द्वंद्व भी होता है। अगेन रीट मुख्य परीक्षा की जो एसएसटी की टेस्ट सीरीज है अभी से ज्वाइन करो। ये फेज फर्स्ट है, उसके बाद फेज सेकंड भी लाएंगे, ठीक है। और फेज फर्स्ट की खास बात ये है कि फेज फर्स्ट के अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया ना अभी रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज, वो जल्दी से ज्वाइन करो। इससे आपको पता चलेगा, आप कोर्स में पढ़ रहे हो सिलेबस, फिर आप टेस्ट पेपर दोगे तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। किस बात का कंपैरिजन कर पाओगे? इस बात का कंपैरिजन कर पाओगे कि भाई हमें करना क्या है, ठीक है। कैसे कैसे हमें गलतियां हो रही है, किस किस जगह पे क्या करना है, क्योंकि मैं हर जगह क्लास में आपको बना के दे रही हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना। और जो सामाजिक की मुख्य परीक्षा है रीट की, उसके लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। 13 टेस्ट पेपर है इसके अंदर, बीकानेर, सूरतगढ़, जयपुर और जोधपुर में। और सेम सर की हिंदी की भी चल रही है रीट मेंस की, तो वो भी जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। फिर देखो, एक बालक किसी अध्यापक तथा विद्यालय के वातावरण को लेकर कुछ कटु स्मृतियां या बुरे अनुभवों अथवा अध्यापक तथा विद्यालय का नाम तक भूल जाता है। यह समायोजन की रक्षात्मक युक्ति है। 93, तो ये कैसी युक्ति है? ये दमन की युक्ति है। फिर किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है? 94, तो सामाजिक कौन से में होना चाहता है? वो बाल्यावस्था में। फिर बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये की है क्रो एंड क्रो ने, है ना, कौवा जी। एक निसंतान दंपत्ति जिसे बालकों के प्रति स्नेह या प्रेम प्रदर्शित करने की भूख है, वह कुत्ते बिल्ली पालकर इस इच्छा की पूर्ति करता है। यह समायोजन क्या है? तो कैसा समायोजन है? ये विस्थापन है। कैसा है? विस्थापन। उसने शिफ्ट कर लिया ना। स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? बताओ 97 में कौन है? हर्बर्ट है। अब 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है, अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, नहीं, सीखने पे गौर होता है, तो ये गलत है। फिर एक व्यक्ति आरएस की तैयारी को लेकर तनावग्रस्त था। अब वह अपनी क्षमताओं तथा परिस्थिति को देखते हुए अपने लक्ष्य की ऊंचाई को कुछ कम करते हुए बैंक ऑफिसर या स्कूल प्राध्यापक की बात सोचता है। यह युक्ति क्या कहलाती है? तो अगेन लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा समायोजन युक्ति है। ये क्वेश्चन फिर आया है, प्रक्षेपण है ये आपको कराते कराते मुझे कुछ याद हो गया है, ठीक है। तो अगेन सेकेंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन शुरू हो गई है 6 जुलाई से, जीके और हिंदी की, और बीकानेर, सूरतगढ़, जयपुर, जोधपुर सीकर। और प्रतिभा खोज परीक्षा इस बार हिंदी की भी होगी, एसएसटी की भी होगी और विज्ञान की भी होगी। और 11 शहरों में होने वाली है ये, नौहर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, सूरतगढ़, जयपुर, सीकर, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में। और ये जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है ये सीकर में भी चल रही है, ये जोधपुर में भी चल रही है, ये जयपुर में भी है,
सूरतगढ़ में भी है और बीकानेर में भी है, सब जगह है। और आपको ऑफलाइन देने में फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि आपको आपके सामने है सब चीज़, आप उसी प्रेशर को फील कर रहे हो। ठीक है। और ये जीके का सेपरेट बैच, जिनको मैत्रेयी नहीं लेना क्योंकि उनकी एसएसटी नहीं है सब्जेक्ट, तो जिनको सेपरेट जीके पढ़ना है मुझसे और एनडीसी की टीम से, वो ये रीट मेंस का 2025-26 वाला रिकॉर्डेड क्लास और टेस्ट सीरीज वाला ले सकते हैं। लॉन्च होने वाला है। और मैत्रेयी बैच के बारे में बता दिया, गार्गी बैच के बारे में भी बता दिया मैंने अच्छे से। और फिर से रीट की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, मेंस की, सामाजिक की और हिंदी की भी। तो दोनों जाओ जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि 6 महीने हैं, जितने पेपर लगाओगे उतने रिफाइन होगे। ठीक है। और जो शुरुआत में चलती है ना टेस्ट सीरीज, उसका एक फ़ायदा होता है कि आप पेपर सॉल्यूशन भी अच्छे से डिफाइन करके देख सकते हो। आगे चले? आगे कुछ है ही नहीं। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले पेपर सॉल्यूशन में, और अगला पेपर सॉल्यूशन नई वाली टेस्ट सीरीज का होगा, 6 जुलाई वाली का होगा। तो बाय।